वाइट कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं, अगर हाइपोकैलेमिया है तो क्या मिलेगा, यू वेव मिलेगी। वो आप भाई पूछते थे कैल्शियम का, अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल मिलेगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट मिलेगा। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि अगर आपको क्यूटी इंटरवल लॉन्ग मिल रहा है, शॉर्ट मिल रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज भी आप देखोगे। आपने उससे इलेक्ट्रोलाइट्स करा, आपने कहा हाँ भाई ये चीज कंफर्म हो गई कि मुझे अगर शॉर्ट क्यूटी इंटरवल मिला था या लॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिला तो उसमें क्या चीज है। अगर हाइपरकैलेमिया है तो इसी चीज में क्या मिल रहा है, टॉल टी वेव मिलेंगे। हाइपोकैलेमिया है तो क्या मिल रहा है, यू वेव मिल रहे हैं। किसी पेशेंट का कैल्शियम कम है तो क्या मिलेगा, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल। जो हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, जो ऐसे नोड का हमारा जो पाथवे होता है उसके लिए कैल्शियम जो होता है मेन उसमें पाथवे हमारा यूज होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ऐसे नोड का जो पाथवे होता है उसमें जीरो फेज होता है, वो कैल्शियम से चल रहा है, ठीक है। और हमारी जो बॉडी में जितनी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दे यूज द कैल्शियम। तो अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो वो डिले कॉन्ट्रैक्शन आएगी और क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग मिलेगा, और अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो शॉर्टर मिलेगा। बाकी डिजिटैलिस एक ड्रग होती है डिजॉक्सिन, जो हम अगर A5 के पेशेंट को देखते हैं कुछ एरिथमियाज होते हैं उसमें दी जाती है। हाइपोकैलेमिया, ठीक है, अगर हाइपोकैलेमिया किसी पेशेंट को आता है देखो ये लॉन्ग मिल रहा और यू वेव भी मिल रही है और से, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, शॉर्ट दरार है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, दरार है, शॉर्ट क्यूटी बिल्कुल एक दूसरे में घुसेंगे बिल्कुल, ठीक है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। हाइपोकैल्सीमिया लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, कितना ज्यादा लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, क्यू से लेकर टी इंटरवल कितना ज्यादा लंबा। अब हम बात करते हैं कुछ एरिथमियाज की जिसमें साइनस, ब्रैडीकार्डिया, जंक्शनल, एबी ब्लॉक और ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर पहले हमारी डेफिनेशन होती थी कि अगर किसी का हार्ट रेट 60 से कम है तो हम क्या कहते थे, ब्रैडीकार्डिया। अब जो न्यू डेफिनेशंस आई है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, उसमें कहते हैं कि अगर किसी का 50 से हार्ट रेट कम है तो वो क्या है, ब्रैडीकार्डिया। और टैकीकार्डिया का कहते हैं अगर 100 से हार्ट रेट ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं, ये टैकीकार्डिया, ठीक है। जंक्शन रिदम कब कहते हैं कि रिदम तो नॉर्मल चल रहा है लेकिन देयर इज नो पी वेव, देखो मैं पी वेव नजर आ रही है। अगर किसी का जंक्शन रिदम नॉर्मल चल रहा है और पी वेव नहीं है तो क्या हो गया, ये जंक्शन रिदम कहते हैं। और अगर पी वेव, ये रिदम पी वेव के बगैर इरेगुलर चल रहा होता तो क्या कहलाता, एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर रिदम पी वेव के बगैर चल रहा है और रेगुलर है तो क्या कहलाते हैं, जंक्शनल रिदम। और कोई पेशेंट है जो पी वेव के बगैर चल रहा है और इरेगुलर है तो क्या कहलाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऐसे ब्लॉक, साइनस इंपल्स इज ब्लॉक विद द एसे नोड जंक्शन, ठीक है। ज्यादातर पेशेंट ओल्ड एज में क्या होता है, उनका साइनसोइड डिसफंक्शन हो जाता है। तो देखो ये एक बीट दी, दूसरी बीट दी नॉर्मल, उसके बाद ऐसे नोड में यहाँ पे बीट ही नहीं, ठीक है, इसे कहते हैं सैडनर नोड एक्टर ब्लॉक, कि ऐसे नोड में इसमें बीट ही नहीं, दिस इज कॉल्ड साइनस। ओल्ड एज में हमारी गाइडलाइंस में लिखा गया 70 इयर्स के बाद 50 to 60% पेशेंट्स को जो होते हैं ऐसे नोड का डिस्फंक्शन होता है। बाद जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं जाके ईसीजी कराते हैं, अपना वर्कअप कराते हैं, बहुत से लोग उसका वर्कअप ही नहीं कराते, पता ही नहीं चलता, ठीक है। एबी ब्लॉक हमारे पास फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री होता है। देखो फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब है, मैंने भी बताया था कि पूजा और कुरैशी में 200 मिलीसेकंड का डिफरेंस आ गया, पूजा और कुरैशी में 200 मिलीसेकंड का डिफरेंस आ गया, मतलब एक लार्ज स्क्वायर, एक लार्ज बॉक्स के बराबर का डिफरेंस आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। ये देखो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये लार्ज बॉक्स से ज्यादा का डिफरेंस आना शुरू हो गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री हार्ट, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के हम दो टाइप्स कहते हैं, मोबिस टाइप 1 और मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 का क्या मतलब है, पूजा और कुरैशी में थोड़ी थोड़ी दूरी शुरू होगी, पहले एक बॉक्स की, फिर दो बॉक्स की, फिर तीन बॉक्स की, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, दूरी इतनी बड़ी कि अचानक कुरैशी गायब हो गया, कुरैशी की बीट आई नहीं। प्रोग्रेसिवली prolonging the QR interval, क्या progressively increase the QR interval, then suddenly drop the beat, ठीक है। ये देखिए ये आहिस्ता, ये बीट दूर हुई, फिर ये बीट दूर हुई, यहाँ पे से बीट नहीं थी, देखा, फिर ये बीट आई, ये बीट आई, यहाँ से बीट नहीं थी। Progressively increase the PR interval, suddenly drop the beat, progressively increase the PR interval, then drop the beat, this is called Mobius type 1। ये हार्ट ब्लॉक की टाइप 2 जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, इंक्रीज द पीआर इंटरवल देन ड्रॉप द बीट,
और विदाउट इंक्रीज द पीआर इंटरवल, देखिए पीआर इंटरवल बढ़ नहीं रहा और ड्रॉप बीट हो गई, विदाउट इंक्रीजिंग द पीआर इंटरवल ड्रॉप द बीट, इसे कहते हैं मोबिट्स टाइप 2। क्लियर है? मोबिट्स टाइप 1 क्या था? इंक्रीजिंग द पीआर इंटरवल देन ड्रॉप द बीट, और मोबिट्स टाइप 2 में क्या था? प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग द पीआर इंटरवल देन ड्रॉप द बीट। ठीक है? और टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में क्या था? सिर्फ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग था, बीट ड्रॉप नहीं हो रही थी। और टाइप 3 में क्या हुआ? दोनों की गुट्टी हो गई, पी अपने रास्ते पे, देखो पी का और क्यूआरएस का कोई रिलेशन नहीं, पी टू पी फिक्स चल लेंगे और क्यूआरएस टू क्यूआरएस अलग अपनी चल लेंगे। पूजा और कुरैशी में एलर्जी हो गई, अब कुरैशी अपनी बीट पे आ रहा है, ठीक है, अपने इंटरवल से आ रहा है, और पी वेव जो है वो अपने इंटरवल से, देयर इज नो रिलेशन विद द पी और क्यूआरएस इंटरवल, दिस इज कॉल्ड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है? क्लियर है सबको? हार्ट ब्लॉक आपको आना बहुत जरूरी है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री के 2 पार्ट और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्लियर है यहां? ठीक है? एर्नियास कहां से आते हैं? साइनस रेडिकल जंक्शन वेंट्रिकल सेल से। ठीक है? अब ये क्या रेट चल रहा है आपका? 30% पे चल रहा है, रेगुलर है या नहीं है? रेगुलर है नहीं है? रेगुलर है ना? पी वेव भी आ रही है, पी वेव नॉर्मल आ रही है, क्यूआरएस ड्यूरेशन देखिए 1.6 का है, लेकिन ये क्या है? साइनस वेंट्रिकल। हार्ट बीट कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस से भी कम आ रहा है। ठीक है? हार्ट रेट तकरीबन 30 तक का चल रहा है। क्लियर है? अब बताइए, बार बार पी वेव आ रही है इसका, ठीक है, इसे सॉ टूथ अपीयरेंस कहते हैं, ये एट्रियल फ्लटर में आती है, सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द पी वेव। ठीक है? एट्रियल फ्लटर। अब ये रेट कितना हो गया? 1 और 2 बॉक्सेस से बाहर है, कितना हो गया इसका रेट? तकरीबन 150 टू 130। ठीक है? और ये रेगुलर चल रहा है, इसी का कहते हैं साइनस वेंट्रिकल। अब कुछ आप देखते होंगे कि यार ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स तो आया है, साथ में कि अब नॉर्मल सी बीट जनरेट हो रही है। देखो ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आया, पी वेव क्यूआरएस पी क्यूआरएस पी क्यूआरएस, और ये अब नॉर्मल सी वेव आ रही है यहाँ। ये क्या चीज है? इसे कहते हैं प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, द ectopic beat originate in the atria but not in the SA node. Therefore the counter of the P wave, the P interval and the time का different than a normal generated pulse from the SA node. ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन होगी कि आपकी जो P wave है वो कहां से जनरेट हो रही थी पहले? SA node से। अब वो SA node से जनरेट नहीं हुई, वो कहीं और से जनरेट हुई है, इसे कहते हैं प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है? इसका क्या मतलब है कि वेंट्रिकल्स के ऊपर का हिस्सा एट्रिया, उसका सिर्फ टैकीकार्डिया, उसके मतलब उसका एरिथमिया, मतलब उसमें एब्नॉर्मलिटी का आना, जिसमें सबसे कॉमन चीज क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन, दूसरा एट्रियल फ्लटर और फिर आपका एसपीटी। ठीक है? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है? अब ये जो पेशेंट चल रहा है क्या है? ये रेगुलर तो है ना, लेकिन ये सॉ टूथ अपीयरेंस आ रही है, पी वेव, जिस तरह के हमारे दांत होते हैं ना, दांत की तरह इसको कहा जाता है सॉ टूथ अपीयरेंस। अगर इस तरह की पी वेव में अपीयरेंस आ रही है तो उसे कहते हैं फ्लटर वेव्स, जो कि रेगुलर तो होंगी लेकिन पी वेव की अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। पी वेव की अबनॉर्मलिटी, पी वेव की अबनॉर्मलिटी का क्या मतलब है कि प्रॉब्लम कहां है? हार्ट में, एट्रिया में प्रॉब्लम है। कहां प्रॉब्लम है? एट्रिया में नहीं, एट्रियल बीट प्रीमेच्योर तो नहीं आ रही, तो कंटिन्यू आ रही ना, कंटिन्यू चल रही है, इसे फ्लटर वेव नहीं है। प्रीमेच्योर तब कहीं जब ओकेजनली एक आती है और उसका पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। एट्रियल फिब्रिलेशन मैंने क्या बताया था? अगर इररेगुलर रिदम आ रहा हो, इररेगुलर और देयर इज नो पी वेव, ये फिब्रिलेटरी वेव है, पी वेव नहीं है। अगर पी वेव नहीं है और इररेगुलर रिदम है, इसे क्या कहते हैं? ये बहुत आप यकीन करें, अगर मैं हम 10 पेशेंट देखते हैं ना आईसीयू में, तो उसमें से 1-2 पेशेंट जरूर एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ होते हैं, क्योंकि उसका इस्कीमिया ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टॉक्सिसिटी से ताल्लुक होता है। पेशेंट सीवीडी का पेशेंट है, एक्वायर एमएलएस है, सारी उसी चीजें खराब हो, एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत कॉमन ही मिलता है। अभी आपके यहाँ सेशन में आने से पहले भी एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट मिलता है। इट्स वेरी वेरी गुड, इसको अपनी आंखों पे फिट कर लें कि कभी भी आपने देखा कि रिदम इरेगुलर है, रिदम क्या है? इरेगुलर है, तो क्या चीज है? एट्रियल फिब्रिलेशन, और देयर इज नो पी वेव। ठीक है? वेंट्रिकल कंडक्शन, ठीक है, आप ये ठीक है। अब ये बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करते हैं कि हमने बताया कि ऐसे नोड से एबी नोड पे आया, एबी नोड से राइट की तरफ गया, नॉर्मल तो इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को जो हमने बात की थी उसका मतलब है कि अबनॉर्मल सिग्नल सारे लेफ्ट की तरफ जाते, सिग्नल मूव स्लोली थ्रू द वेंट्रिकल। ये राइट बंडल ब्रांच की उन्होंने थोड़ी सी पैथोलॉजी दिखाई है। राइट बंडल ब्रांच में V1 कहां आ रही थी? ऊपर नीचे। V1 पॉजिटिव थी नेगेटिव थी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में? भूल गए यार, सब भूल गए हैं, तब भूल गए यार, देखो जरा
V1 कैसी थी? पॉजिटिव थी। राइट बंडल ब्रांच में V1 कैसी थी? पॉजिटिव थी, ब्रॉड थी और पॉजिटिव थी। और V1 अगर नेगेटिव है और ब्रॉड है तो क्या है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। V1 पॉजिटिव है और ऊपर है V1 और ब्रॉड है तो क्या है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। V1 नेगेटिव है और ब्रॉड है तो क्या है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है। अब ये क्या होती है? प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बताइए कि देखो ये वेंट्रिकल, ये नीचे बन गई, ये नॉर्मल रिदम आया, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, अचानक पीवीसी आ गई। पीवीसी आने का मोस्ट कॉमन जो होता है एट्रियल एब्नॉर्मलिटीज होता है, बहुत सारी वजह। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल रिदम चलता है, अचानक जो बीट आई है ये हमारी एक अबनॉर्मल बीट आई है। ठीक है, पूरा रिदम खराब नहीं है। वेंट्रिकुलर एरिथमियास में अब हमने एट्रियल एरिथमियास पढ़े थे, अब वेंट्रिकल निचले दर्जे की, निचले हिस्से की वेंट्रिकल की एब्नॉर्मल मूवमेंट। ठीक है, आसान अल्फाजों में। अब हमने ऊपर की पढ़ी थी, उसको ऊपर में क्या पढ़ा था? एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और एसपीटी। नीचे वाले में क्या है कि वेंट्रिकल में क्या है? या तो वेंट्रिकल बहुत तेज धड़क रहा है जो कि टैकीकार्डिया कहलाता है, या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन क्या होता है? दिल कांपना शुरू हो जाता है, कांटेक्ट नहीं कर रहा था, कांपना शुरू कर देता है। ये क्या है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस होंगे, रेगुलर होंगे और एक ही जैसे सिग्नल चलने हैं, इसे क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकुलर टैकी। इसमें कोई और कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है आपको? नहीं, सिर्फ वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है कि सिर्फ वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चल रही है और पेशेंट को देयर इज नो अदर, इसमें आपको बीट नजर नहीं आ रहा। और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होगा, फास्ट होगा और रेगुलर होगा। ये इररेगुलर नहीं, दिस आर रेगुलर। इंपल्स ओरिजिनेटेड इन द वेंट्रिकल्स। अब इंपल्स कहां से जनरेट हो रही है आपकी? डायरेक्ट वेंट्रिकल से हो रही है, दिस कॉल्ड वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। अगर कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब गौर से सुन लें, किसी भी पेशेंट को आप देखते हैं कि उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है और उसका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर है, 90-60 का आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? शॉक लेना है, वरना पेशेंट खत्म हो जाएगा। जब तक आप बुलाएंगे किसी को तब तक पेशेंट खत्म हो चुका हो। कभी भी पेशेंट देखें कि उसको वीटी हुआ है और पेशेंट शॉक की कंडीशन में है, ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर है, तो क्या देना है आपने उसको? शॉक। हाई वोल्टेज, लोग कहते हैं कितना शॉक नहीं भाई, हाई वोल्टेज शॉक तो बार-बार थोड़ी मारोगे, एक ही हाई वोल्टेज शॉक रख के आप उसको शॉक देने पेशेंट। लेकिन अगर किसी को वीटी हो रहा है, पेशेंट स्टेबल है और आपने इसी पे डायग्नोज कर लिया, तो उसको आप कार्डियोवर्ट करोगे, केमिकल कार्डियोवर्ट। केमिकल कार्डियोवर्ट में जो कॉमन चीज हमारे पास अवेलेबल होती है वो कौन सी? एमेट्रॉन की है। ठीक है, ये बहुत आगे की बात है, लेकिन जस्ट मैंने क्या बताया कि अगर किसी पेशेंट को वीटी हुआ है और आपने देख लिया कंफर्म कि वीटी हो रहा है, पेशेंट के प्रेशर ड्रॉप है, तो उसको शॉक दो। चाहे सर एडमिटेड पेशेंट, एडमिट पेशेंट दोगे, रोड पे पूरी दोगे, 90 से भी लो, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। हां, 90 शॉक नहीं ना, पेशेंट शॉक में आप ड्रग नहीं दे सकते ना, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। 90 से बीपी 90-60 का बीपी शॉक की कंडीशन में पेशेंट। ठीक है, सर अगर 70 जो सीपीआर का भी रोल होता है इसमें? यार वीटी में सीपीआर का कोई रोल नहीं होता, एसएस कोई रोल नहीं होता ना, कार्डियक पंच का रोल होता है। अगर किसी को पेशेंट को आपको लग रहा है कि आपको वीटी है तो हम कार्डियक पंच देते हैं। अब बाहर ही रोड पे बंदा है, उसको इस तरीके से हो गया, कुछ भी आपको नहीं पता, वो भी। अभी एक मैं अपने में वीडियो दिखाऊंगा, एक पेशेंट, एक बंदे की देखी थी, टीचर खड़े खड़े पढ़ा रहे थे, गिर के मर गया, लेकिन से अपनी वीडियो अभी उसके वो दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे उसको मैनेज करना। ठीक है भाई, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें कोई रिदम नजर आ रहा है? ये जस्ट हार्ट आपका कांप रहा है, इसमें कोई रिदम नहीं है, ये कोई वेव नहीं है, जस्ट हार्ट का समझो इस तरीके से कांप रहा है हार्ट, और इस तरीके से एक अबनॉर्मल सी वेव फॉर्म बन रही है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। इस कंडीशन में आपने पेशेंट को शॉक करना है, कार्डियक पंच देना है, कहीं बाहर इस तरह का पेशेंट मिल जाए तो सीपीआर शॉट, जो भी लाइफ सेविंग के लिए आप कर सकते हैं आप करेंगे, वैसे क्योंकि वो हार्ट तो पंप ही नहीं कर रहा ना। ठीक है, और ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन तो आईसीयू सेंटर में तो पता चल जाता है, बाहर किसी को वीपी में पेशेंट चला गया, गिर गया, ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो गया, खत्म हो गया, तो मर जाएगा वो बेचारा, जब तक आप एईडी लेकर आएंगे, दूसरी चीज लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज होती है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या मतलब है कि हमारा एक क्लॉट हमारे जो सांस के जो मसल्स हैं, जो लंग्स है, उसके अंदर चला है, बहुत आसान से अल्फाजों में बता रहे हैं, उसको भी हम ईसीजी में देख सकते हैं। उसको कैसे दे सकते हैं? S1 QT T3। ठीक है, कि लीड 1 जो है हमारी, उसके अंदर S वेव मिले और लीड 3 के अंदर Q वेव और T वेव मिले। अगर इस तरह का चीज मिल रही है तो हम सोच सकते हैं कि पेशेंट को क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। चलिए, ठीक है, ये देखो, ये लीड 1 में क्या मिल रही है हमें? S वेव मिल रही है, और लीड 3 क्या मिल रही है? T वेव मिल रही है। S1 Q3 Q वेव और T3। अगर आपको कोई पेशेंट, देखो मैंने एक सिनेरियो सा बनाया कि 33 ईयर तक लड़का है, वो आपके पास आया है,
अगर एक लड़का आपके पास आया इस तरह एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप सोच लो कि उसको क्या हो सकता है, कहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो लाइफ सेविंग चीज है। ये हम नॉर्मल सोचते नहीं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ कोई अडली और रिस्क फैक्टर क्या होंगे, पेशेंट का मैं बेड बाउंड हूं, बहुत देर से लेटा हुआ हूं, चलना फिरना नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस जो मैंने शुरू में बताया था क्या था, एसटी एलिवेशन कौन सी वाली मिलनी थी आपको, यू शेप की मिलनी थी, स्माइली फेस की मिलनी थी। उसमें आप क्या देखोगे कि एसटी एलिवेशन सारी लीड्स में है सिवाय एवीआर के। जो आप सवाल कर रहे थे एवीआर का क्या लो, एवीआर को याद रखो कि पेरिकार्डिटिस में सारी लीड आपने इसी देखी, उसको आप बोलोगे सर इंफीरियर वाला एमआई नहीं, एंटीरियर वाला एमआई नहीं, लेटरल वाला एमआई, हर तरफ एमआई एमआई। अगर इस तरह की ईसीजी मिल रही है तो उसमें फिर एवीआर में देखोगे कि एसटी डिप्रेशन तो नहीं आ रहे, ऐसी डिप्रेशन तो एवीआर में आते हैं, उसको कहते हैं नकल साइन। अगर नकल साइन आ रहा है तो आप उसकी सिम्टम असेस करोगे कि उसको मूवमेंट में पेन होता है, पहले बुखार तो नहीं रहा, तो वो क्या पेशेंट बन जाएगा हमारा पेरिकार्डाइटिस का, वो स्टेमी नहीं है, वो पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट है। ठीक है, ये देखो इधर भी एमआई, इधर भी एमआई, इधर भी एमआई, हर तरफ एमआई है, हर तरफ, लेकिन एवीआर में एसटी डिप्रेशंस हैं। ये देखो इसे हम कहते हैं नकल साइन। क्या कहते हैं, नकल साइन। अगर आपको नकल साइन मिल रहा है और आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पेरिकार्डिटिस है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। ठीक है, अब हमारे जो हार्ट होता है उसकी गिल्ली जल्दी होती है, ठीक है, उसमें अगर पानी भर जाए, ब्लड भर जाए तो उसको हम कहते हैं कार्डियक टैम्पोनार्ड। अगर कोई पेशेंट कार्डियक टैम्पोनार्ड में चला जाता है तो क्या उसकी हार्ट पंपिंग सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक झिल्ली ने कवर कर लिया है, उसको पंपिंग में प्रॉब्लम होगी। उसको हम ईसीजी पे कैसे पकड़ेंगे, उसको इसी में ऐसे पकड़ेंगे कि शॉर्ट लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स, देख रहे हो कितने छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। एक नॉर्मल सा पेशेंट है उसको आप देख रहे हो कि यार इसके तो कॉम्प्लेक्स बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, क्यों छोटे छोटे बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बीच में पानी आ गया या ब्लड आ गया, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, कार्डियक टैम्पोनार्ड। उसकी एक और निशानी क्या मिलती है आपको, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट मिलता है। क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल। देखो ये कॉम्प्लेक्स छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट। क्या कहते हैं इसको, एक तो शॉर्ट कॉम्प्लेक्स तो मिल रहा है आपको, दूसरा क्या मिल रहा है आपको, जैसे आप सांस ले रहे हैं ना और वो मूवमेंट कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स बड़ा आ रहा है, कोई छोटा आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है, कोई छोटा आ रहा है। क्लियर, क्लियर, थक तो नहीं गए भाई, हाँ थके तो नहीं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, आप जब देखोगे ना जो मैंने पढ़ाया उसे रिकॉल करोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, देखो ये और पेरिकार्डियल डिफ्यूजन का पेशेंट है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट मिल रहा है, ये देखो एक बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। जब भी इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट मिलेगा तो आप सोचोगे कहीं ये पेरिकार्डियल डिफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब एक पेशेंट है आपके पास, उसको अंदर ऐसी डीप टी वेव इन्वर्जन आती है, क्या आ रही है, डीप टी वेव इन्वर्जन। उसको क्या हो सकता है, सब एराकोनॉइड हेमरेज हो सकता है। मैं कई पेशेंट्स के ईसीजी की बेस पे देख के कहता हूं कि यार इतनी लार्ज टी वेव इन्वर्जन आ रही है तो कहीं इसको सब एराकोनॉइड हेमरेज तो नहीं है। ठीक है, 70% ऑफ द पेशेंट में सब एराकोनॉइड हेमरेज आता है। एक मिनट अजान होगी, वेट करो। ठीक है, तो सीवियर अगर पेशेंट को होगा तो ये डीप टी वेव इन्वर्जन मिले तो आप सोच सकते हो कि सब एराकोनॉइड, देखो इसके 70% ऑफ द पेशेंट में इस चीज की फाइंडिंग मिली है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब स्पेसिफिक इसलिए होते हैं इसमें सीवियर एंटी लीड्स में आएगी ना, देखो एंटी लीड्स दिखाएंगे, सिर्फ एंटी लीड्स में आएगी, ये देखो टी वेव इन्वर्जन एंटी लीड्स, स्पेसिफिक एंटी लीड्स इसमें नहीं मिलेगी, एंटी लीड्स में। ठीक है, अब ईसीजी रूल्स हैं, 10 रूल्स हैं, ये जल्दी से देख लेते हैं कि आपने ईसीजी देखनी है तो ये 10 चीजों पे आपने काम करना है तो यू विल रीच टू द प्रॉपर डायग्नोसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक चीजें, थोड़ा सा हायर लेवल की चीजें, लेकिन हैं बिल्कुल बेसिक चीजें ना। ठीक है, पहली चीज क्या देखनी है आपने, कि आपने देखना है पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल क्या 120 से 200 मिलीसेकंड के दरमियान है या नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखी आपने देखा कि विड्थ ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो 110 मिलीसेकंड से कम है या नहीं। तीसरा क्या देखा आपने, कि आपने देखा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से डोमिनेंट अपराइट इन द लीड 1 एंड एबीएफ, कि 1 और एबीएफ ऊपर जा रही है नहीं जा रही, 1 और एबीएफ ऊपर जा रही है, अगर दोनों ऊपर जा रही है इसका मतलब एक्सिस नॉर्मल है। सही है, ये भी सिखाया था। फिर क्या है आपके क्यूआरएस जी वेव कैन टू बी हैव द सेम जनरल डायरेक्शन एज एबीएफ,
QRS और T वेव एक ही सिम में जा रही नहीं जा रही, अगर QRS ऊपर है तो T वेव भी ऊपर है, ठीक है। फिर रूल नंबर 5 में क्या है कि AVR should be negative, AVR should be negative। अगर AVR पॉजिटिव है तो दो पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकती हैं, पहला लिम्ब लीड रिवर्सल और दूसरा डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या? डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि आर वेव प्रोग्रेशन तो है या नहीं, ये आर वेव प्रोग्रेस कर रही है। अगर ये आर वेव प्रोग्रेस, ये V1 नॉर्मल, V2, V3, V4, V5, V6, अगर ये आर वेव प्रोग्रेस नहीं कर रही तो उसका क्या मतलब है? पुराना हार्ट अटैक हुआ है, इसके दिल के पट्टे कमजोर हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं एसटी सेगमेंट शुड बी आइसोलेटेड। एक लाइन में एसटी सेगमेंट्स आ रहे हैं, न ऊपर जा रहे हैं न नीचे आ रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं पी वेव शुड बी अपराइट इन 1, 2 एंड V2, V6। V2 और V6 में, V2 में और ये V2 में 1 और 2 में पी वेव अपराइट है या नहीं है। अगर अपराइट नहीं है तो या तो लीड गलत लग रही है या कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है। रूल नंबर 9 में क्या है? देयर शुड बी नो क्यू वेव्स। क्यू वेव्स तो नहीं आ रही पेशेंट के अंदर अबनॉर्मलिटी में, ठीक है। और लास्ट में क्या देखोगे? की वेव मस्ट बी अपराइट इन 1, 2 और V2, V6। की वेव जो है वो अपराइट आ रही है लीड 1 और 2 में, ठीक है। ये 10 रूल हैं आपको सीजी में देखने को। अब ये सीजी में क्या चीज है आपकी? एक मैंने नॉर्मल सी सीजी शेयर की, ठीक है। इसमें एक्सिस क्या है? अब ये प्रैक्टिस शुरू हो गई, जल्दी जल्दी बताते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे जी। राइट, हाँ भाई, 1 कहाँ है और AVF कहाँ है? ये कौन सा फ्रंटल ब्रांच ब्लॉक है? ये कौन सा फ्रंटल ब्रांच ब्लॉक है? राइट फ्रंटल ब्रांच। थक गए क्या? V1 कहाँ है? अपर है, ऊपर जा रही है। ये कौन सा फ्रंटल ब्रांच ब्लॉक है? राइट फ्रंटल ब्रांच ब्लॉक है। ये कौन सा फ्रंटल ब्रांच ब्लॉक है? लेफ्ट फ्रंटल ब्रांच ब्लॉक है। आगे आ जाओ। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। V1 देखो कितना नेगेटिव जा रहा है, V1 और V6 को दोनों को प्लस करोगे तो 35 मिलीसेकंड से ज्यादा का बनेगा। ये क्या है? कौन सा MI है? जल्दी बताओ, कौन सा MI है? एंटीरियर वॉल MI। ST एलिवेशन इन V2, V3, V4, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है बताओ जल्दी, ठीक है। ST डिप्रेशंस, नजर आ रहे हैं? ST डिप्रेशंस, ठीक है। ST डिप्रेशंस। आगे आ जाओ, ये क्या चीज है? ये मैंने अभी नहीं बताई थी, सरप्राइज रखा था। अगर कोई पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है और उसको पेस मेकर लगा हुआ है, किसी पेशेंट को हार्ट ब्लॉक की वजह से पेस मेकर लगा हुआ होता है, जो पेस जो बैटरी होती है वो एक पेसिंग स्पाइक देती है। देखो नजर आ रही है पेसिंग स्पाइक यहाँ पे, ये देखो पेसिंग स्पाइक, ये देखो पेसिंग स्पाइक, ये इसने स्पाइक दी है। ये बैटरी ने करंट दिया है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ है। ये बैटरी ने करंट दिया है तो एक कॉम्प्लेक्स बनना शुरू। देखो बैटरी का नजर आ रहा है शुरू में, ये इसका मतलब है कि ये क्या है? फेस एकदम, इसको बैटरी लगी हुई है, इसको बैटरी लगी हुई है, ये फेसिंग स्पाइक आ रही है। ये क्या है? हर तरफ MI, हर तरफ MI, लेकिन AVR में नेगेटिव है, डिप्रेशन है, नकल साइन पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? आ रहा है समझ में? याद आ रहा है जो बताया था, ठीक है। ये क्या है? ये जैसे रिदम चल रहा है, कोई और वेव नजर नहीं आ रही। ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस कंटिन्यू रेगुलर इंटरवल से चल रहा है। ये क्या आ गया? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को MI होता है, उसका वेंट्रिकल में डायलेटेशन हो जाती है परमानेंट, तो उसको कंटिन्यू ST एलिवेशंस आ रहे होते हैं। देखो इस तरीके से कि आपने पेशेंट को देखा नॉर्मल है, उसके ST एलिवेशन तो जा ही नहीं रहे, तो ये भी एक सिनेरियो होता है कि उसको एन्यूरिज्म बन गया है। क्या बन गया है? एन्यूरिज्म बन गया है, ठीक है। ये क्या है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ भाई, ये क्या है? ST एलिवेशन कहाँ पर है? V2 एंटीरियर वॉल MI। ये क्या है? जल्दी बताओ। ये क्या है? ठीक है, एंटीरियर वॉल MI। चलो ये बताओ जल्दी से, ये क्या चीज है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है? जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, ये क्या चीज है? ये क्या है? 2, 3 AVF, 2, 3 AVF, 2, 3 AVF, क्या है? हाँ भाई, जोर से। इंफीरियर वॉल MI आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? राइट और पोस्टीरियर ECG कराओगे, वेरी गुड। चलो भाई ये बताओ क्या है? जल्दी से जल्दी से। इंफीरियर लैटरल वॉल MI, 2, 3 AVF की इनकी ST एलिवेशन है और 1 AVL V5 V6 में भी है जी, तो क्या हो गया ये? इंफीरियर लैटरल वॉल MI। चलो ये बताओ जल्दी से, ये क्या है? 2,
2 3 एलिमेंट ऐसी एलिवेशन जल्दी जल्दी बताओ भाई। इंफीरियर वाले एमआई वेरी गुड। ये क्या चीज है भाई? हाइपरकुलर इनाम मिलेगा तो बताएगा जल्दी। हां यस पेस जबरदस्त। क्या नाम है दोस्त आपका? अमीनुल्लाह भाई। पेस मेकर देखो, ये देखो पेसिंग रिदम आ रहा है, पेसिंग रिदम आ रहा है, मैंने भी दिखाया था पेसिंग रिदम आ रहा है। ठीक है, ये क्या है जल्दी से बताइए। हाँ भाई एंटीरियर वॉल एमआई V1 V2 ST एलिवेशंस आ रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन तो पूछ लो, कोई मसला नहीं। हाँ भाई क्लियर है सबको? ST एलिवेशन ST एलिवेशन ST एलिवेशन वेरी गुड। ये क्या है जल्दी से बताओ। हाँ भाई क्या है ये? एफी में। हाँ भाई क्या होगा ये? कौन बताएगा? वेरी गुड। चलो आगे चलो, ये बताओ ये क्या है? रेगुलर रिदम वेरी गुड। ये क्या है जल्दी? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस है और रेगुलर। क्लियर? ये क्या है? नैरो कॉम्प्लेक्सेस है और रेगुलर एसवीटी। नैरो कॉम्प्लेक्सेस और रेगुलर एसवीटी, नैरो कॉम्प्लेक्सेस और रेगुलर एसवीटी। ठीक है, ये क्या चीज है बताओ? एसटी डिप्रेशन एनएसटेमी एसटी डिप्रेशंस। ठीक है, ये क्या चीज है? एसटी एलिवेशन एमआई V2 V3 V4 में एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, ये क्या चीज है? V2 V3 में एसटी एलिवेशंस V2 V3 VF एसटी एलिवेशन क्या है? सबको समझ में आ रहा है नहीं? ये बार बार रिपीट हो रही है चीज है, बार बार रिपीट हो रही है चीज है, ताकि आपको ज़हन में बैठ जाए, आंखों पे फिक्स कर लो। ये क्या चीज है बताओ? ये क्या चीज है? नहीं, ये क्या चीज है जल्दी से बताइए। एसवीटी नैरो कॉम्प्लेक्स और रेगुलर, नैरो कॉम्प्लेक्स और रेगुलर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नैरो कॉम्प्लेक्स और रेगुलर। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स और रेगुलर क्या हो गया? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नैरो कॉम्प्लेक्स और रेगुलर क्या हो गया? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। चलो ये क्या है? नैरो कॉम्प्लेक्स और रेगुलर क्या हो गया? एसवीटी वेरी गुड। ये क्या है? वीटी ब्रॉड कॉम्प्लेक्स और रेगुलर वीटी। शाबाश। ये क्या चीज है? एसटी एलिवेशंस। हां भाई एंटीरियर वॉल एमआई वेरी गुड। ये क्या चीज है? एसटी डिप्रेशन क्या कहलाएगा ये? नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये क्या हो गया? एसटी डिप्रेशन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ये क्या है जल्दी बताओ? रेगुलर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया क्या है? वीटी वेरी गुड। ठीक है, नैरो कॉम्प्लेक्स रेगुलर क्या हो गया? एसवीटी वेरी गुड। एसटी एलिवेशन V2 V3 जल्दी बताओ। एंटीरियर वॉल एमआई। ठीक है, चलो ये क्या है? ये टी में कितनी बड़ी से नजर आ रही, नाराज हुई है। हाइपरकैलेमिया वेरी गुड। ठीक है, ये पी वेव इतनी बड़ी क्यों नजर आ रही है? क्या हो गया इसको? पी वेव अगर लंबी नहीं है तो क्या है? पी पल्मोनल। पी पल्मोनल का क्या मतलब है? राइट एट्रियल की डायलेटेशन। ठीक है, चलो भाई ये बताओ ये क्या है जल्दी? ये पूजा और कुरैशी साथ साथ थे। पूजा कुरैशी में डिस्टेंस बढ़ता गया और ड्रॉप द बीट, इंक्रीज द पीआर इंटरवल देन ड्रॉप द बीट। क्या है? मोबिस टाइप 1, मोबिस टाइप 1 इंक्रीजिंग द पीआर इंटरवल, इंक्रीज द पीआर इंटरवल देन ड्रॉप द बीट। क्या है? Without increasing the PR interval, drop the beat. Mobius type 2. Increasing the PR interval 200 milliseconds. Increase the PR interval 200. Continue without dropping the beat. क्या है? Type 1 heart block. PR P wave अपनी तरफ से चल रही है। QRS को अपनी तरफ से चल रहा है। क्या हो गया? 30 degree heart block. There is no relation with the PQRS. तो क्या हो गया? 30 degree heart block. ठीक है, P wave बड़ी आ गई है। ये दोबारा मैंने डायग्राम में दिखाया कि देखो पीआर इंटरवल बड़ा हो गया, दोबारा याद कराया है। ठीक है, सेकंड डिग्री में क्या हो गया? टाइप 1 में क्या हो गया? इंक्रीज ऑफ इट देन ड्रॉप द बीट। ठीक है, और सेकंड डिग्री में क्या था? विदाउट इंक्रीज द पीआर इंटरवल ड्रॉप द बीट। और थर्ड डिग्री में क्या है? विदाउट रिलेशन। पी वेव और क्यूआरएस का कोई रिलेशन नहीं। ये दोबारा समराइज में रिवाइज कराया है। क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? गुड। चलो अब हम आपको सिखाएंगे कि ईसीजी कैसे की जाती है। ठीक है, इसमें मिड एक्सिलरी लाइन में लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? V1 V2 V3 V4 V5 और V6 सब देखने लोकेशन देख लिया। उसके बाद ये आप चेक करोगे इसका नॉर्मल रिदम तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, फिर इसको आप प्रिंट का बटन दबाएंगे वो प्रिंट कराएंगे। क्लियर है सबको? आप निकालो। अब हमने इसको क्या करना है? राइट साइड डीसी। राइट साइड डीसी में क्या था कि V1 को V2 की जगह पे कर देंगे।
और जितनी यहाँ पे लीड्स थी उनको एज इट इज वहां पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है। पहले V4 लगाएंगे और उनके दोनों बीच में V3 लगाएंगे, V5 और V6 मिड एक्सिलरी लाइन, समझ गए। अब यहाँ क्या है V1, ये क्या है V2, ये क्या है V3, V4, V5, V6। हमने उल्टी साइड का मिरर इमेज कर दिया राइट साइड पर और सिर्फ V1 V2 को स्विच कर दिया, ठीक है। अब पोस्टीरियर साइड ECG, पोस्टीरियर साइड ECG क्या करेंगे, दोबारा V1 को V1 की जगह पे लगाएंगे, V2 को V2 की जगह पे लगाएंगे और उसके बाद V3 को नीचे लगा देंगे। ये तीन लीड्स तो अपनी जगह पे वैसे ही लगी रहेंगी, लेकिन जो हमारी V4, V5, V6 थी अब वो क्या बन जाएगी V7, V8 और V9। अब क्या करेंगे, ये तीनों लीड को निकालेंगे, और पेशेंट को कहेंगे हल्का सा आप टर्न हो जाए और अब ये है पोस्टीरियर एक्सियल लाइन। क्या है ये पोस्टीरियर एक्सियल लाइन। यहां पे हम क्या लगाएंगे, अब V7 लगाओ, ठीक है। उसके बाद ये होता है स्कैपुला, स्कैपुला की टिप पे क्या लगाएंगे, ये स्कैपुला बोन होती है, पीछे आपने फील की होती है, इसकी टिप पे क्या लगाएंगे आप V8 और उसके बाद जस्ट लेटरल टू द स्पाइन यहां पे हम क्या लगाएंगे V9। ये क्या लगाया हमने, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर। पहले कभी की थी किसी ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ECG तो कुछ हमारे लोगों को करनी आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है जब कहते हैं राइट साइड ECG कर दो, सर ये क्या होता है, ये आप कैसे करेंगे, चल लेफ्ट साइड। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखो, बीइंग अ प्राइवेट सेटअप में आप काम कर रहे हैं, पेशेंट के सामने मैं खड़े होकर स्टाफ को समझाऊंगा ना, फिर देखो तो बदल लगाओगे ना, वो भाई मुझे ECG करने नहीं आती, मुझे एंजियोप्लास्टी की होता है। तो जो हमारी मेहनत है ना, जो आपका एक रेपुटेशन है, कोई भी पेशेंट ER में जब आता है ना, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन जो पहला डॉक्टर, जो पहला स्टाफ होता है वो बनाता है। आपका पहले महीने पड़ गया ना कि यार ECG की मशीन नहीं चल रही, वो कहाँ लीड लगेगी, यू शुड बी परफेक्ट। परफेक्ट कैसे होगा, डेली बेसिस पे करना है। आज जो बातें की हैं वो अपने ICU में जाना है, अपने ER में जाना है, ECG देख देख के एक दूसरे को सिखानी है। नहीं आती वीडियोस देखो, ये पूरा जो हमने सेशन था आज का, ये हमने वीडियो पे अपलोड कर देंगे, आपको भी लिंक भी दिखा सकते हैं। उसपे देखो बार बार एक सबक पढ़ने से अगर आ जाती है ना, तो ये 5 साल में मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनता, ठीक है। 5 साल में यही चीजें सीखी है ना, कोई मैनेजमेंट सीखी है, डिटेल एक एक चीज की डिटेल होती है। लेकिन वही वाली बात है कि बेसिक चीजें तब आएंगी जब रिपीटिशन होगा। आप ये बोल रहे हैं V1 4 पे लगाना था, 2 पे लगाना था, पोस्टर लीड कहाँ लगानी है, राइट साइड कहाँ लगानी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप सीख जाओगे ना, इस पे जरूरी नहीं कि कोई MBBS डॉक्टर है, कोई FCPS डॉक्टर, बेसिक लोग, मैट्रिक लेवल के लोग भी मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल बेसिक डिप्लोमे के लिए आते हैं ECG के, वो बेचारे देख के पता सर ये VT चल रहा है पेशेंट को, मुझे कितनी खुशी होती है ना। अभी आपको जब मैं सेशन करा रहा था, आप लोग बता रहे हैं सर ये VT है, ये SVT है, तो मुझे लगा भाई थोड़ी बहुत मेरी मेहनत वसूल हो, कम से कम आज की समझ में आ गया। नॉर्मली क्या होता है, लोग इतनी हाई लेवल की बातें करते हैं, वो हम भी कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन उसका फायदा क्या, वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ी बार खुद भूल जाओगे। जो बेसिक है ना वो याद रखना है। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं, चलिए वापस चलिए। थैंक यू।